आपने लंबे समय मनोहर लाल जी के साथ भी काम किया है, तो क्या जरूरत आन पड़ी कि चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन हुआ और फिर नायब सैनी को चेहरा बना के चुनाव लड़ा गया? ये आपने देखा राहुल, जब उनका पहला टर्म था 2014, उसके बाद भी इस तरीके के नैरेटिव सेट किए गए। अधिकारी तो वही हैं जो खट्टर साहब के थे, वही पसंदीदा लोग हैं और एक तरीके से चलती तो उनकी है। मतलब आपकी पार्टी का सांसद खुद ये बात कह रहा है। राव साहब बहुत सीनियर लीडर है, आप उसको नैरेटिव कह लीजिए या हकीकत कह लीजिए, हमने इतना ही बोला भाई बीजेपी जाएगी तो आप सोच लीजिए आपके साथ क्या होगा, सिर्फ रिमाइंड करवाया उनको। विपक्ष लगातार घेरता है आप लोगों को कि लॉ एंड ऑर्डर काबू में नहीं है इनके, और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो हावी है सरकार के ऊपर, सरकार के प्रतिनिधियों के ऊपर। सड़कें तो हुड्डा साहब ने भी हमारे सरकार में देखी होंगी, सड़कें तो उन्होंने भी हमारी सरकार में देखी होंगी। उनके बच्चे भी बोलते तो होंगे दीपेंद्र हुड्डा पीछे बैठ के, पापा सड़कें तो ऐसी नहीं देखी थी हमने। मैंने फरीदाबाद में जब थोड़ा बहुत बात की, क्योंकि आप फरीदाबाद से आते हैं, तो लोगों ने कहा कि बड़खल सीट से ट्राई कर रहे थे आप इस बार, तो बात नहीं बनी, राजीव जेटली का नाम भी गया था, क्या हो गलत हुआ? दायित्व। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। पॉडकास्ट में आज आपको मिलवाने जा रहे हैं हरियाणा सीएम के मीडिया एडवाइजर और भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन राजीव जेटली जी से। राजीव जी कई वर्षों से सीएम ऑफिस हरियाणा के साथ काम कर रहे हैं, दिल्ली में वो बैठते हैं और दिल्ली में हरियाणा के जो सीएम हैं उनकी जितनी मीडिया एंगेजमेंट्स हैं वो राजीव जी संभालते हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से जुड़े हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन है पार्टी के, तो अलग अलग मीडिया डिबेट्स में भी आपने इनको देखा होगा, ये अलग अलग चैनलों पर भी बैठते हैं। आज हरियाणा तक के स्टूडियो आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका। तो शुरुआत मैं यहीं से करूंगा कि ये जो अब तीसरी बार आप लोगों की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो अब विपक्ष ये कहता है कि भाजपा वालों को खुद ये नहीं लगता था कि उनकी सरकार बन जाएगी, है ना, वो खुद आश्वस्त नहीं थे, इस तरह की बातें चलती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लग रहा था, क्योंकि तमाम मीडिया, तमाम ओपिनियन पोल्स में ये था कि भाई इस बार राह जो है मुश्किल है भाजपा की। सबसे बड़ी बात कि विपक्ष को लगता था कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, विपक्ष को लगता था उनकी सरकार बनेगी। विपक्ष के जो इंटरनल असेसमेंट होते थे वो उनको बताते थे कि आप अब सत्ता में आएंगे। उसके पीछे की वजह जनता नहीं थी, उसके पीछे की वजह उनकी राजनीतिक दल थी, जिन्होंने लंबे टाइम से हरियाणा के अंदर देखा कि एक बार इसकी और एक बार उसकी, एक बार इसकी और एक बार उसकी। उन्हें ऐसा लगा कि दो बार हो चुका, अब तीसरी बार तो पॉसिबल नहीं है, तो तीसरी बार में हम वापस आने वाले हैं। लेकिन जनता की सोच और जनता की जो ज़रूरतें थी वो बहुत अलग थी। उन्हें पता था कि हमें किसको वापस लेकर के आना है। इसीलिए नायब सिंह सैनी जी को जनता ने अपना मैंडेट दिया, उनके स्वभाव को मैंडेट दिया, उनके मुस्कुराते चेहरे को मैंडेट दिया, उनकी मेहनत को मैंडेट दिया, और जो ऑनेस्ट नीतियां हमारी ज़मीन पर लागू हो रही थी उसको मैंडेट दिया। ये आपके भी हमने ओपिनियन पोल देखे सभी चैनल्स के, और सभी चैनल्स के ओपिनियन पोल में बताया जा रहा था कि भाई इतनी सीटें आएंगी और इतनी सीटें आएंगी। लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ, सेफोलॉजिस्ट भी कई बार, आप देखिए, आप एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, रेगुलर सेफोलॉजिस्ट जो इस तरीके का प्रेडिक्शन दे रहे हैं वैसे रिजल्ट्स नहीं निकल रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से आप देखिए, कई बार पिछले 4-5 साल से अब रेगुलर ये ट्रेंड बन गया, क्योंकि यूथ अपनी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा अब पब्लिक डोमेन में लेकर के नहीं आता। वो अपना मैंडेट खुद बनाता है, वो चीज़ों को तोलता है, देखता है, उसके बाद वो अपना मैंडेट देता है। और हमारी ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो हमारा यूथ है, और हमारे यूथ ने मान लिया कि जो डिलीवर करेगा उसी को चुनेंगे। तो उनका भी सोच बिल्कुल ठीक है, हमारे विपक्षियों की, कि उनके हिसाब से तो उनकी सरकार आनी चाहिए थी, लेकिन जनता के हिसाब से अगर कोई सरकार आ सकती थी वो भारतीय जनता पार्टी की आ सकती थी, इसीलिए वापस आए हम तीसरी बार। लेकिन इसमें एक एक्स फैक्टर ये भी लोग मानते हैं कि जो आप लोगों ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला वो एक एक्स फैक्टर है। आपने लंबे समय मनोहर लाल जी के साथ भी काम किया है, तो क्या जरूरत आन पड़ी कि चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन हुआ और फिर नायब सैनी को चेहरा बना के चुनाव लड़ा गया? देखिए, हमारे यहाँ नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता, हम बार बार इस बात पे एम्फेसाइज करते हैं, हमारे दायित्व परिवर्तन होता है। हमको जब मुख्यमंत्री बनाया जाता है या मंत्री बनाया जाता है या विधायक बनाया जाता है या सांसद बनाया जाता है, उससे पहले बोला जाता है कि आप कार्यकर्ता के रूप में काम करिए, पार्टी बताएगी कि आपको कौन सा दायित्व दिया जाएगा। और ये दायित्व लंबे तौर टाइम तक आपने देखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनको मिला। उसके बाद दायित्व परिवर्तन हुआ, और ये कोई पहला परिवर्तन नहीं था इस देश के अंदर, लगातार परिवर्तन हुए हैं, हर राज्य के अंदर परिवर्तन हुए हैं। कई बार आपने देखा, आप भी सोचते होंगे कि कोई बहुत बेहतर लीडरशिप दे रहा है लेकिन सडनली उनको चेंज किया जाता है। तो ये पार्टी की एक नीति है कि एक हमारी पार्टी के अंदर ये है कि हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, और ये जो मैंडेट मिलता है ये पार्टी की नीति को मिलता है।
बहुत स्पष्ट है इस बात। इसमें चेहरे का रोल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पार्टी की नीति को बनता है। चेहरा पार्टी ही बनाती है, किसको चेहरा बनाना है, किसको दायित्व देना है, और जिसको दायित्व दिया जाता है वो इस बात के लिए प्रिपेयर रहता है। बिकॉज हमारी कोई लिगेसी नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बन गए तो ज़िंदगी भर हम ही रहने वाले हैं या हमारा परिवार ही रहने वाला है। हमारे यहाँ पे बहुत स्पष्ट है कि जब तक आपको रखा जाएगा, अगले आप देखिए, आप उनको कैबिनेट के अंदर लेकर गए, सबसे बड़े मंत्रालय शायद मनोहर लाल जी के पास है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की बात करें, इससे बड़ा कोई मंत्रालय हो नहीं सकता। अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके कंट्रोल में है, सारा पावर उनके हाथ में है, तो बहुत बड़ा मंत्रालय। अगर ऐसे देखेंगे तो नाउ ही इज होल्डिंग एंटायर कंट्री। पहले वो एक स्टेट के प्रमोशन हो गया, अंदर, आप कह रहे हैं। नेचुरली ये प्रमोशन ही है। आप ये बताइए ना, कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो केंद्र में नहीं जाना चाहेंगे, जो नहीं चाहेंगे कि मेरी आइडेंटिटी नेशनल होनी चाहिए और मेरे जो कार्य हैं वो राष्ट्रीय रूप में देखे जाएं। कौन नहीं चाहेगा ऐसा? तो ये परिवर्तन जो हुआ, ये भी प्रमोशन के लिए हुआ। मनोहर लाल जी को प्रमोट किया गया, उनको सेंटर में भेजा गया। आज आप देखिएगा कि अमंगस्ट 4, 5, 6 टॉप लीडर्स के अंदर उनकी गिनती होती है। तो ये तो सोचने वाले पे है कि वो किस तरीके से सोचता है इस बात को। लेकिन एक एनालिसिस इसका ये है कि भाई मनोहर लाल जी के चेहरे पे भाजपा को लग नहीं रहा था कि तीसरी बार रिपीट करेंगे। और जैसे मैं एक उदाहरण दूंगी, उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया है, वो अलग अलग जिलों में जा रहे थे, एक पब्लिक दरबार टाइप लगता था, लोग आते थे अपनी समस्या लेके, और बहुत सारे ऐसे इवेंट आए जब उनमें विवाद हुआ और वो बीच में रोका गया। तो कहा गया कि उसके बाद ये चीज़ निकल के सामने आई कि पब्लिक डीलिंग जो है मुख्यमंत्री की वो खराब है, पब्लिक में चेहरा उतना पॉपुलर अब ये नहीं रहे हैं, तो इनको हटाओ, एक ओबीसी चेहरा लेकर आया जाएगा, और उस पर चुनाव लड़ा गया। ये आपने देखा राहुल, जब उनका पहला टर्म था 2014, उसके बाद भी इस तरीके के नैरेटिव सेट किए गए, पहले भी किए गए। 2019 के वक्त पे भी ये नैरेटिव सेट किया गया, लेकिन जनता ने किसको चुना? फिर से मनोहर लाल जी को। ये पार्टी ने, जो मैं दायित्व परिवर्तन कह रहा हूँ, उस दायित्व परिवर्तन के बाद देखा कि और पार्टी कितना अच्छा कर सकती है। उसमें भी भूमिका मनोहर लाल जी की रही, क्योंकि उससे जस्ट पहले उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। वो भी हरियाणा से ही लड़ा, कहीं बाहर बंगाल से जाके या केरला से तो लड़ा नहीं, उसी भूमि से लड़ा जिस भूमि से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। वहाँ पे भी अच्छे मार्जिन के साथ वो जीत करके आए। तो अगर ये प्रॉब्लम होती या दिक्कत होती तो वो लोकसभा में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता। तो मुझे लगता है ये सब जितने भी नैरेटिव गढ़े गए, ये विपक्ष द्वारा गढ़े गए। अगर इतनी मेहनत वो लोग अपने लिए कर लेते ना, तो मुझे लगता है ये सारे मनोहर लाल जी के ऊपर एक्सरसाइज करने की जरूरत ना पड़ती, भारतीय जनता पार्टी में ना पड़ती। अपनी कनेक्टिविटी बनाते तो कहीं ना कहीं हमें भी एक अच्छा विपक्ष मिलता है, एक रचनात्मक भूमिका निभाता। हम भी तो चाहते हैं हमारे पास अच्छा विपक्ष होना चाहिए। अब हमें समझ नहीं आता कि जब विपक्ष हमारे सामने खड़ा हो तो आपस में एक दूसरे में जुतम पेजार कर रहा होता तो हम बैठ के तमाशा देख रहे होते हैं। अरे भाई कब सुधरेंगे ये लोग, कम से कम अच्छी भूमिका निभाएं, जनता की बात करें। ये तो अपनी बातों में लग गए हैं, उलझ गए हैं। तो आपने देखा कुमारी शैलजा, वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वहाँ सभी लीडर्स इनके कहाँ, अजय यादव जी, एक भी लीडर ऐसा बताइए जो दूसरी लीडर की तारीफ करता हो आज तक। पिछले 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए। हमेशा जब अटैक हुआ, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है उनके ऊपर अटैक करने का, क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं मिलती अपने काम से और उनको फुर्सत नहीं मिलती उन अटैक से। तो ये उनको सोचना है कि अच्छे एक विपक्ष की भूमिका निभानी है या फिर इसी तरीके से चलने देना। अच्छा, एक नैरेटिव और है, और लगातार मुझे लगता है सरकार इस बात से जूझ भी रही है, शायद आप लोगों को भी इस पे बहुत क्लैरिफिकेशन देने पड़ते हैं। ये जो सुपर सीएम वाला टर्मिनोलॉजी हरियाणा में चल रहा है, और इसके कुछ उदाहरण भी दिए जाते हैं, जैसे हालिया के कुछ इंसिडेंट देखेंगे जब मनोहर लाल जी ने कहा कि बुढ़ापा पेंशन बढ़ने वाली है, और फिर एक दिन आता है कि बुढ़ापा पेंशन जो है उसमें इजाफा हो जाता है। मनोहर लाल जी संदीप लाठर जो पुलिस अधिकारी थे उनके घर गए और उनके परिवार से मिले और कहा कि परिवार को नौकरी देंगे, बच्चों का जो पढ़ाई का खर्च है वो सरकार उठाएगी। लेकिन उससे पहले सीएम गए थे, वो इस तरह की कोई बात नहीं कहकर आए, और फिर जो है ये चीज़ लागू हो जाती है। तो फिर क्यों ना ये कहा जाए कि वाकई सरकार तो मनोहर लाल जी चला रहे हैं? नहीं, मनोहर लाल जी ना बहुत सरल व्यक्ति हैं। अब मैं उनके साथ रहा हूँ, वो बहुत स्पष्ट व्यक्ति हैं। वो बहुत गुणा भाग करके नहीं बोलते किसी बात को। मान लीजिए अगर उनके सामने ये डिस्कशन हुआ है मुख्यमंत्री जी के साथ कि हम बुढ़ापा पेंशन बनाने की योजना बना रहे हैं या ये हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, तो कई बार वो अपनी बात को रख देते हैं जब मीडिया के लोग होते हैं। लेकिन अभी आपने देखा मनोहर लाल जी ने भी इस बात को बोला था अपनी एक स्टेटमेंट के अंदर कि अगर मुझे कोई ज़रूरत होती है हरियाणा की तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करता हूँ, और उन्हें कोई ज़रूरत होती है तो वो मुझसे बात करते हैं। मान लीजिए मुख्यमंत्री जी को कोई ज़रूरत आई और वो केंद्र ने अप्रूव करनी है, और सीएम साहब ने इस बात को रख दिया नायब सिंह सैनी जी ने कि हम सोचते हैं कि हमारा इतने स्क्वायर किलोमीटर का और इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, तो ये प्रेरोगेटिव तो मनोहर लाल जी के पास है, क्योंकि वो उनकी योजना थी कि
केंद्र की योजना थी, तो उसको मुख्यमंत्री जी ने रख दिया। इसी तरीके से क्योंकि लंबे वक्त से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, और जब कभी इस तरीके के डिस्कशंस होती हैं और उसमें कोई ऐसी बात निकल के आती है और आप लोग उनसे कोई प्रश्न करते हैं तो वो उसका जवाब दे देते हैं, तो मुझे लगता है ये तो आपकी बेहतरी के लिए होता है कि जो चीज़ आने वाली है, जो नायब सिंह सैनी जी ने जो रूपरेखा तैयार करी है और वो मनोहर लाल जी से शेयर करी है, तो वो मार्केट में आती है कि देखिए नायब सिंह सैनी जी किस तरीके का काम कर रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन को भी बढ़ा रहे हैं, लाडो योजना को भी लागू करने वाले हैं, या इस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, मैं आग्रह करूंगा कि इसको ये मिलना चाहिए या दे दिया जाए। तो ये वो इस तरीके से बहुत स्पष्ट है, वो इतना राजनीतिक गुणा भाग के तहत बोलते नहीं हैं, वो सीधी सीधी बात करते हैं और इसीलिए कई बार वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है। लेकिन आप चलो अब इसमें अपने डिफेंस में ये बातें कह रहे हैं, पर आप ही की पार्टी के सांसद हैं, केंद्र में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, वो भी कई बार ये कहते हैं कि भाई जो सीएमओ के अधिकारी हैं, अधिकारी तो वही हैं जो खट्टर साहब के थे, वही पसंदीदा लोग हैं और एक तरीके से चलती तो उनकी है। मतलब आपकी पार्टी का सांसद खुद ये बात कह रहा है। राव साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, मासिस के लीडर हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका, नो डाउट। पूरे परिवार का योगदान बड़ा है और मुझे लगता है अहिरवार बेल्ट पूरा उनका सम्मान करती है। राव साहब का ये कहना कि जो अधिकारी हैं वो अभी भी वही हैं, देखिए अधिकारी ये बड़ा छोटा सा स्टेट है, बड़े लिमिटेड से अधिकारी होते हैं, एक्सपोजर मिलता है उनको, एक्सपर्टीज़ आती है उनके पास, और जिसके पास एक्सपर्टीज़ आती है सिर्फ इस बात के लिए उसको हटा देना क्योंकि ये पुराने मुख्यमंत्री के साथ जुड़े थे, आप सबका सफाया करते, अरे भाई कांग्रेस से नहीं बीजेपी से ही थे। वो मनोहर लाल जी बीजेपी के ही मुख्यमंत्री थे, उसी वक्त के अधिकारी थे, वो योजना और नीतियों पे काम कर रहे थे। अगर वो काम कर रहे थे तो जब अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए तो उन योजनाओं को आगे बढ़ाना भी, प्रोपेल करना भी उन्हीं का ही काम था। हाँ, ऐसा नहीं है कि परमानेंट ये कोई किसी के लिए वो है कि वो उसी जगह पे रहने वाले, जब जब सरकार को ज़रूरत महसूस होती है तब तक उन अधिकारियों को चेंज भी किया जाता है। आज नहीं है तो कल चेंज होंगे, हो सकता है कोई दूसरा पोर्टफोलियो उनको मिले, कोई और उनको प्रोफाइल मिल जाए, तो ये अधिकारी बदलते रहते हैं। लेकिन अगर किसी योजना में कोई कार्य कर रहा है तो उस वक्त पे उस योजना को कंटिन्यू करने के लिए उस अधिकारी को रखना भी शायद कई बार ज़रूरी पड़ जाता है। अच्छा, लेकिन जैसे ये सारे अधिकारी ऑलमोस्ट रिटेन किए गए तीसरी सरकार में भी, आपकी नियुक्ति में बड़ी देरी हो गई और कहा कि भाई जेटली साहब तो बिना तनख्वाह बिना ऑर्डर के ही देखो 6 महीने से चिपके हुए काम कर रहे हैं, लेकिन लेटर नहीं आया अभी तक। शुरू से ही कर रहे हैं काम, तनख्वाह तो हमने देखी नहीं होती क्या है, आती होगी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा अपना काम है, मेरा अपना बिजनेस है, मेरा अपना व्यवसाय है, तो इस तनख्वाह के भरोसे मैं नहीं चल रहा होता। हम पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि नेशनली जो हमारे बॉसेस होते हैं वो चाहते हैं कि उनके साथ अलाइन ज़्यादा रहें, स्टेट के अंदर रहने के साथ साथ उनके साथ भी रहें, तो वहाँ पे भी कार्य दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एज ए सीएम के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें बोला जाता है कि इसी स्टेट के अंदर जाकर के आपको काम करना है, तो वो काम भी करने पड़ जाते हैं। तो हम संगठन, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, देखिए मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ और पॉलिटिकल ही रहूँगा, ये भी दायित्व है। मैंने आपको बताया कि उसमें सैलरी के साथ काम करो या सैलरी के बिना काम करो या किसी और रूप में काम करो, इवेंचुअली काम हमारा पार्टी को आगे प्रोपेल करवाना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाना है। तो सैलरी वैलरी के हिसाब से हमारा अगर काम चल रहा होता तो फिर तो हम कहीं नौकरी कर लेते, फिर सैलरी करने के लिए यहाँ की क्या जरूरत है। नहीं तो आपको कोई और जिम्मेदारी देनी थी क्या? वो लेटर में देरी कैसे हुई? बाकी सबका तो लेटर आ गया, जिसको जो सीएमओ में जिम्मेदारी मिलनी थी। नहीं, आ गया था, लेटर आ गए थे, कईयों के आ गए थे, कई चंडीगढ़ के अंदर थे, उसी वक्त पे उनकी ज़रूरत थी, हम भी उसी काम को कर रहे थे। लेटर थोड़ा सा देर से जारी हुआ, काम तो हमारा कंटिन्यू था उस टाइम पे। हो सकता है पार्टी कुछ और सोच रही होगी, लेकिन बाद में सोचा नहीं अभी यहीं कंटिन्यू करूँ, तो ऐसे भी कोई चीज़ें हो सकती हैं। वो बात मैंने कभी पूछा भी नहीं किससे भी ये लेटर देर क्यों कर दिया और जिससे देर क्यों आ गया, क्योंकि वो काम जो पहले से चल रहा था वो एज इट इज़ चलता हुआ चला जा रहा था। सारे जो प्रोटोकॉल थे वो वैसे के वैसे ही मिले हुए थे, वही ऑफिस थे, वही सिस्टम था, वही सब कुछ था। अच्छा, एक सवाल लॉ एंड ऑर्डर का भी है राजीव जी, और क्योंकि आप तो मीडिया एंगेजमेंट देखते हैं और इस स्टेट को लेकर मीडिया में क्या चल रहा है उसका एक बड़ी दायित्व है आपके पास। तो बीते दिनों जो तमाम इंसिडेंट आए और फिर अब डीजीपी तक को जाना पड़ा, ये सब चीज़ें हुई हैं, और फायरिंग के इंसिडेंट देख लीजिए आप, विपक्ष लगातार घेरता है आप लोगों को कि लॉ एंड ऑर्डर काबू में नहीं है इनके, और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो हावी है सरकार के ऊपर, सरकार के प्रतिनिधियों के ऊपर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आजकल एआई का युग है जी। आप ना कभी एआई पे जाना और उसमें कानून व्यवस्था में दोनों ही सरकारों का कंपैरिजन डालना। अच्छा। वो अपने आप सिंक करेगा सारा डेटा को और सिंक करके ये बताएगा। मैं आपको ऑफिशियल कोट कर रहा हूँ, उस वक्त पे जो विपक्ष में राजनीतिक दल थे उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था कि जो गैंगस्टर हैं हरियाणा के में जो सक्रिय हैं वो साफ तौर पे ऑफिशियल स्टेटमेंट दे चुके हैं
कि हमें XYZ नेता का संरक्षण प्राप्त है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये AI बताएगा आपको। उसके बाद जब हमारी सरकार आई, एक कल्चर भी रहता था, क्योंकि आप भी हरियाणा से आते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। एक कल्चर रहता था कि आप पुलिस स्टेशन जाते थे, थाने जाते थे, आप सोच के जाते थे कि भाई मेरी सुनवाई तो नहीं होने वाली है। गरीब व्यक्ति की तो सुनवाई होती नहीं थी। अभी मैं गैंगस्टर की बात कर रहा हूँ, मैं तो छोटे छोटे दबंगों की बात बता रहा हूँ, गली कूचों में भी अगर वो किसी के ऊपर कोई अत्याचार करते थे तो एक दलित जाकर अपनी कंप्लेंट नहीं लिखवा सकता था थाने में, एक कमज़ोर व्यक्ति कंप्लेंट नहीं लिखवा सकता था, व्यापारी डरे रहते थे। यहाँ पे हमने एक ऐसा कल्चर दिया हरियाणा के अंदर। आप व्यापारी की बात नहीं कर रहा, दलित की बात नहीं कर रहा, हमारे बड़े से बड़े नेता को भी कि बच्चों को, उनके सहयोगियों को, उनके समर्थकों को दबंगई का अधिकार नहीं दे रखा। अगर कोई भी इस तरीके की गतिविधियां करता हुआ नज़र आता है तो पार्टी उसके खिलाफ इमीडिएटली एक्शन लेती है। तो हमारा एक कल्चर ऐसा डेवलप है कि भाई हमारी संस्कृति लोगों के साथ जुड़ाव की है, शराफत से जीने की है, दबंगई से जीने की नहीं है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बोला कि इस प्रदेश का यूथ देखता है, तोलता है, उसके बाद अपना मैंडेट देता है। तो इस प्रदेश के यूथ ने, इस प्रदेश की महिलाओं ने, इस प्रदेश के दलितों ने इस बात का एहसास किया कि अगर मैं सुरक्षित हूँ तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हूँ। अगर मुझे ये किसी तरीके से सरकार चली गई तो मेरी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। और आप विश्वास कीजिए सॉरी, हमने ना बार बार एक बात, आप उसको नैरेटिव कह लीजिए या हकीकत कह लीजिए, हमने इतना ही बोला भाई बीजेपी जाएगी तो आप सोच लीजिए आपके साथ क्या होगा। सिर्फ रिमाइंड करवाया उनको। जनता को जब याद आया कि आज से लगभग 11 साल पहले क्या होता था, यही हमारा सबसे बड़ी यूएसपी थी, हम या वो। और जब उन्होंने कंपैरिजन किया तो इमीडिएटली अपना मैंडेट बीजेपी को दे दिया। तो ये जो हमें तीसरी बार जीत मिली है, इसके पीछे की मेहनत, इसके पीछे की ईमानदारी, डिलीवरी, बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं जो आसानी से नज़र नहीं आती, वो मीडिया के माध्यम से नहीं बताई जा सकती। वो इंडिविजुअल ज़मीन पर महसूस करता है। उसने एहसास किया कि ये सरकार मुझे क्या दे रही है। सबसे पहली चीज़ होती है किसी प्रदेश में रहने वाले के लिए, मुझे सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। अगर सरकारी तौर पर संरक्षण प्राप्त गुंडे सड़कों पर घूमेंगे तो वो लोग सुरक्षित कैसे होंगे। 5 साल के लिए तो गए, वो 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा डर था उनके अंदर कि मुझे बीजेपी ही चाहिए। और अक्रॉस द कास्ट यूथ ने कहा यही बदल रहे हैं, और जो बदल रहे हैं हम उनके साथ ही चलेंगे। लेकिन जो आप बात कह रहे हो ना कि आप लोगों ने, मुझे याद है जब कैंपेन चल रहा था तो आप लोगों का ये बहुत जोर था इस बात पे, आप लोग चाहे मिर्चपुर कांड की आप लोग बात करते थे, ये चीज़ें आप हाईलाइट करें, आपके नेताओं ने भी, खुद प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने अपने भाषणों में इन चीज़ों का जिक्र किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप लोगों ने अपने काम पे, अपने विकास पे, उस पे ज़्यादा वोट क्यों नहीं मांगा। जैसे मसलन आपको विपक्ष कहता है कि आपने मेट्रो का एक नया खंबा नहीं लगाया हरियाणा में, है ना, RRTST दिल्ली मेरठ वाली लगभग चालू हो चुकी है, लेकिन दिल्ली से शाहजहाँपुर, रेवाड़ी, बावल होते हुए जानी थी, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो हुड्डा साहब पूछते हैं कि इन्होंने नए इंस्टीट्यूशन कहाँ बनाए पिछले 10-11 साल में। देखिए हुड्डा साहब, चलो एक तो अच्छी बात यह है कि जब भी डेवलपमेंट को कोट करते हैं तो हमारी ही डेवलपमेंट को कोट कर रहे हैं वो, कि सहारनपुर तक जाने वाली है, वैसे तो इधर रेवाड़ी तक जाने वाली है, एयरपोर्ट से होते हुए मोनो रेल्स, अलग अलग रेल्स हैं हमारे, वो प्रोजेक्ट्स पास हो चुके हैं। सड़कें तो हुड्डा साहब ने भी हमारी सरकार में देखी होंगी, सड़कें तो उन्होंने भी हमारी सरकार में देखी होंगी। उनके बच्चे भी बोलते तो होंगे दीपेंद्र हुड्डा पीछे बैठ के, पापा सड़कें तो ऐसी नहीं देखी थी हमने। नेशनल हाईवेज जो कनेक्टिविटीज़ देखिए, अभी बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे बना, मैं फरीदाबाद रहता हूँ, अगर मुझे रोहतक जाना या हिसार ले लीजिए जाना है तो आप विश्वास कीजिए 7-7, 8-8 घंटे का रास्ता होता था मेरा, 9 घंटे भी कई बार लग जाते थे। आज मैं 3.5 घंटे के अंदर हिसार होता हूँ। आज जो कांग्रेसी लीडर इधर उधर मूव कर रहे हैं ना, वो भी हमारी सड़कों पर ही कर रहे हैं, नहीं तो ये घर बैठ जाते हैं। आजकल सड़कें आसान हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं, तो इसलिए गाड़ी उठाते हैं, एक दूसरे से मिल लेते हैं, कहीं ना कहीं संगठन इनका थोड़ा सर्वाइव कर रहा है हमारी सड़कों की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने दिया है ना, आपने देखा होगा, हरियाणा से तो आप आते हैं, बिजली मैनिफेस्टो देखे होंगे आपने, पीछे भी पूछेंगे किसी बुजुर्ग आदमी से, जब से हरियाणा बना हर साल, हर बार का मैनिफेस्टो 5 साल के बाद का होता, 2 बातें होती थी, हम आए तो बिजली देंगे, हम आए तो सड़कें देंगे। अरे भाई बिजली जैसी जरूरत तुम लगभग 60 साल से हर मैनिफेस्टो में डाल रहे हो, पिछले 2 मैनिफेस्टो उठा लीजिए ना उनके, है कहीं बिजली, है कहीं सड़कें,
गायब हो गया। हमने उनके मैनिफेस्टो से ये वायदे गायब करवा दिए। अब उनको ये सोचना पड़ता हमने मैनिफेस्टो में डालना क्या है। तो आप ये सोचिए, अगर कोई सरकार इस तरीके के कार्य कर रही है कि दूसरे के मैनिफेस्टो हम डिसाइड कर रहे हैं, हमने बताया तुम अपने मैनिफेस्टो में क्या डालोगे, तो आजकल प्रलोभन देने का काम शुरू हो गया है। आपने देखा हिमाचल के अंदर कोई इश्यूज नहीं थे, सरकार आई, मैं मना नहीं करता कांग्रेस पार्टी की, लेकिन वही देखिए अब लोगों को पेंशन देते हैं तो मौजूदा जो उनके कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह रोक लेते हैं, उनकी तनख्वाह देते हैं तो उनकी पेंशन रोक लेते हैं। भाई एक मेथोडोलॉजी होती है सरकार को चलाने की, स्टेट को चलाने की, वो मेथोडोलॉजी भी तो समझनी है। ये मैनिफेस्टो से आप सरकारें बना तो सकते हैं लेकिन उससे सर्वाइव नहीं कर सकते। आज हिमाचल की जनता पछता रही है इस बात को कि भाई हमने गलती कर दी कांग्रेस को ला करके यहाँ। तो वो पछतावा हरियाणा में नहीं होना चाहिए था, इसीलिए हरियाणा में हमें मैंडेट मिला। अच्छा, कि गुड़गांव जो कि अब गुरुग्राम हो गया है, ये एक मतलब एक ज्वेल के तौर पे है, हरियाणा में चमकता हुआ एक शहर है। लेकिन बीते कुछ दिनों में जब आपने देखा कि जब चाहे बारिश की बात कर लें हम, चाहे पोल्यूशन की बात कर लें, तो और बीच में तो इवन कूड़े को लेकर बड़ा हल्ला मचा शहर में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शहर की व्यवस्था जो है वो क्यों नहीं आप लोग अच्छी कर पा रहे हैं। इवन खुल्लर साहब आते हैं यहाँ पे, उन्होंने 4-5 दिन लगाए कि भाई ऐसी क्या गड़बड़ हो गई है, तो यहाँ क्या गड़बड़ियाँ हैं। और बहुत बदनामी सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं होती है सरकार की कि देखो कूड़ाग्राम बना दिया गुड़गांव। देखिए गुड़गांव ना एक बहुत डिफरेंट सिटी है, अभी आप उसको हरियाणा का एक शहर नहीं गिन सकते। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एज गुड एज मुंबई, बेंगलोर, ये उस श्रेणी के अंदर आती है। और जितनी कैपेसिटी गुड़गांव की थी उससे ज़्यादा एकदम से उसमें जो है एकोमोडेट हुए हैं लोग आकर के बाहर से भी, क्योंकि साइबर सिटी है, बड़ा हब है ये ऑटोमोबाइल का। तो उसमें मैं मानता हूँ कि चैलेंजेस थे। एक नजफगढ़ नाला था, टेक्निकल तौर पे तो मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि नजफगढ़ नाला था जिसमें जब केजरीवाल साहब की सरकार थी तो बार बार उनसे आग्रह किया गया था कि इसके अंदर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि गुड़गांव का जो ड्रेन सिस्टम है वो वहाँ से आता है। हाँ, उसको बहुत हद तक हमने रिजॉल्व कर लिया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गुड़गांव के अंदर जब बहुत तेज़ बारिश आ जाए वो कंट्रोल से बाहर होती है। गुड़गांव क्योंकि मेट्रो सिटी से हो सकता है उतना ही पानी बेंगलोर में भी भर रहा हो, उतना ही मुंबई में भी भर रहा हो, दूसरे स्टेट्स में भी भर रहा हो, लेकिन लाइमलाइट में रहता है क्योंकि एनसीआर में आता है। ये तो आपने मुख्यमंत्री नायब सैनी वाली बात कर दी, उन्होंने कहा देखो पानी तो अमेरिका के शहरों में भी भरता है, लेकिन आप तो गुड़गांव की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर 1 घंटे के अंदर पानी गायब हो जाता, देखिए गुड़गांव के अंदर से एक नेशनल हाईवे निकलता है जो मुंबई तक, केरला तक कनेक्ट करता है वो जाकर के, क्योंकि वो जो मूवमेंट होती है, नेशनल मूवमेंट होती है, सडनली बारिश आती है, या आपने देखा पीछे मानेसर हो गया, अब तो रेवाड़ी तक, बावल, यहाँ पूरे इलाके के अंदर सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। ये लोग दिल्ली में रहते हैं, कुछ लोग गुड़गांव में रहते हैं। शाम के टाइम पे वो जो ट्रैफिक फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में अगर बारिश आ जाती है तो वो ट्रैफिक मूवमेंट स्लो हो जाता है वहाँ पे। तो इसीलिए कई बार कहा था कि ट्रैफिक जैम हो गया, बारिश आ गई है, 1-1.5 घंटे का टाइम होता है। हाँ, मैं मानता हूँ एक चैलेंज जरूर आया था, आपने देखा होगा आज से लगभग 7-8 साल पहले होंडा चौक के पास महाजाम जिसे कहा था, वो चैलेंज आया था। लेकिन उससे सीखते हुए, बहुत प्रोएक्टिव एक्शन लेते हुए गुड़गांव पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने, इनफैक्ट मैंने तो अभी कुछ ऐसे जो पेज 3 सेलिब्रिटीज़ कहलाते हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया इस बात को लेकर के कि भाई गुड़गांव के अंदर जो ट्रैफिक पुलिस है उसने बहुत बढ़िया अच्छी भूमिका निभाई। मेरे को याद है कि एक सज्जन ने एक ट्वीट किया किसी कूड़े को लेकर के, हमें शायद आधा घंटा नहीं लगा होगा, इमीडिएटली हमने उनको फ़ोन किया कि आप प्रॉब्लम बताइए क्या है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम मल्टीपल प्रॉब्लम थी। हमने कहा हम एक एक करके आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। कमिश्नर तक ने उनको फ़ोन किया गुड़गांव के, और आधे ही घंटे के बाद उनका फिर से ट्वीट आया, भाई इतनी अच्छा रिस्पॉन्स मैंने नहीं देखा था। और नायब सिंह सैनी जी तो खुद आपने देखा गुड़गांव की सड़कों पर सफाई अभियान के लिए उतरे, खुद उन्होंने एक्शन लिया उसके ऊपर। उसमें भी कंट्रोवर्सी है कि आप लोगों को डेरा सच्चा सौदा के लोग बुलाने पड़ गए। कोई भी आदमी, वो व्यक्ति हैं, कार्यकर्ता हैं, उसकी विचारधारा क्या है, आस्था कहाँ रखते हैं वो मैटर नहीं करता। वो गुड़गांव की सफाई के लिए आगे आए थे, ये मैटर करता है। लेकिन आपने कन्विक्टेड रेपिस्ट के समर्थकों की हेल्प तो ली। तो वो सब लोग समर्थक जो हैं उनको आप उस श्रेणी में डाल देंगे क्या? सभी को डाल देंगे? अगर किसी की आस्था किसी के प्रति है और वो कोई कार्य करना चाहता है तो क्या वो शर्मा जी, वर्मा जी, जो लोग उन्होंने अपना योगदान दिया, आप उनको उसी नज़र से देखेंगे? भाई ये कानूनी रूप से एक व्यक्ति सज़ा काट रहे हैं, दूसरे उनके समर्थक हैं। अगर आप पीछे भी जा कर के देखेंगे, हमारे तो बड़े से बड़े जो ज्ञानी हुए हैं, अगर अब
जिनके हम ग्रंथ पढ़ते हैं, अगर उनके ग्रंथों को आज पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है, लेकिन आप इस तरीके से तो नहीं तोलेंगे ना। अगर उनके ग्रंथ पढ़ता हूँ तो आप मुझे गुनहगार ठहरा देंगे। जो अच्छी बातें हैं वो कोई भी करे, उसको सामने आना चाहिए। इसीलिए वो कार्यकर्ता सामने आए और सभी को वेलकम किया था। उसमें बहुत सारी एनजीओ भी थी, बहुत सारे अलग दल भी थे। जी, जिस सज्जन की आप बात कर रहे हैं ट्वीट की, उन्होंने तो आपका नाम भी लिखा कि मुझे कॉल आया राजीव जेटली जी का, और उन्होंने प्रेज़ किया इस बात को। लेकिन वही सज्जन, अब अगर आप भी उनकी हम टाइमलाइन खोल लें तो वो ट्विटर पर खूब कह रहे हैं कि भाई ये हरियाणा में हो क्या रहा है, कौन सरकार चला रहा है, क्या हो रहा है। कुछ दिन एक्टिव दिखे, अब फिर वही हाल है गुड़गांव। अच्छा काम कर रहे हैं वो रोज़ रोज़ इशू उठाते हैं। जितने इश्यूज उठाएंगे हम उतना प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। वो जितने इश्यूज उठाएंगे, कई बार हमारे नॉलेज में नहीं होती कोई प्रॉब्लम, हमें भी देखना पड़ता है कि भाई ये इन्होंने इस बात को उठाया है तो इस बात को रिजॉल्व तो करना ही है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं होती हैं। ये तो अच्छा, ऐसे लोग तो हमें चाहिए समाज के अंदर जो सामाजिक इश्यूज़ को उठा रहे हैं, जिसके बारे में हम भी अनअवेयर हैं। अभी हम भी तो बोलेंगे अपने प्रशासन को, भाई ये इश्यूज आ रहे हैं, वहाँ से क्या कर रहे हैं आप, इसके ऊपर आपको इसको फिक्स करके वहाँ जवाब देना है। तो ये अकाउंटेबिलिटी उस एडमिनिस्ट्रेशन की सेट करनी पड़ती है और वो काम हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अच्छे हैं ऐसे लोग। अच्छा, स्टेट से थोड़ा सा नेशनल के मुद्दों पे आऊँगा। जिस तरह की नेशनल पॉलिटिक्स में बातें हो रही हैं, अभी बिहार का चुनाव है और एक इंडिया अलायंस बना, उसमें से कुछ लोग बाद में छिटक गए आपके खिलाफ, एक तरफ एनडीए है। तो राहुल गांधी ने जो टोन पकड़ी और उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, ओबीसी का मुद्दा उठाया, और फिर आपकी सरकार ने एकाएक आकर घोषणा कर दी कि जातिगत जनगणना कराएंगे। तो वो ये कहते हैं कि पिच हम सेट करते हैं और इनको मजबूर कर देते हैं हमारे मुद्दे मानने के लिए। हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चलते हैं, जनता की ज़रूरतों के हिसाब से चलते हैं। राहुल गांधी जी कई बार ऐसा सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करेगी, मैं उससे पहले उसके लिए थोड़ा सा शोर मचा दूँ, उसके बाद उसका क्रेडिट ले लूँ। हम कहते हैं लीजिए क्रेडिट, लेकिन उसका कोई फ़ायदा तो हो आपको। अब तो फ़ायदे में नहीं जा रहे, अब फिर से नुकसान में जा रहे हैं, क्योंकि जनता देखती है डिलीवर करने वाला कौन है। जब देश को ज़रूरत होती है तो गायब हो जाते हैं, जब देश सेना के साथ होती है तो ये दुश्मनों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। जब हम स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं किसी को डिप्लोमेटिकली कैसे दबाना है, जिसके खिलाफ बना रहे होते हैं, तो उनके खेमे में बैठे होते हैं। अब बताइए, चाइनीज एम्बेसडर के पास कौन गए उस वक्त पे, जब डोकलाम में हम आंखों पे आंखें डाल कर खड़े थे चाइनीज सेना के साथ। अच्छा, जब चाइनीज लोगों ने हमें प्रेज करना शुरू किया, हमारी तारीफ करनी शुरू करी, तो उस टाइम ही चाइना के खिलाफ हो गए। जब उन्होंने बोला इंडिया मतलब ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, भाई ड्रैगन की उपाधि उन्होंने खुद को दी, एलिफेंट की उपाधि हमें दी, हमारी फ्रेंडशिप मजबूत बने, उस टाइम पे राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट उल्टी आनी शुरू हो गई। तो आप ये बताइए, वो देश के साथ खड़े हैं, देश के खिलाफ जो खड़ा होता है उसके साथ खड़े होते हैं। वो जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाते हैं वही सुनना चाहते हैं जो भारत की खिलाफत करता है, वही बोलना चाहता है जिससे उस देश का नुकसान हो सकता है। अमेरिका में गए स्टूडेंट्स के सामने, अरे भाई आप जब आपके क्या मतभेद हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है, वो आप देश के अंदर बैठ कर ही करिए। आप अंतर्राष्ट्रीय मंच ढूंढते हैं कि देश को बदनाम कैसे किया जाए। आप जाकर के हिंदू संगठन को टेररिस्ट बताते हैं और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको इस्लामिक संगठन बताते हैं। तो ये देश ना समझ नहीं है। अभी भी सुधर जाएंगे तो थोड़े सा, अभी देखिए बहुत बूढ़े नहीं हुए, अभी भी उनका राजनीति बची हुई है। अगर अभी भी सुधर गए तो हो सकता है आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं उनको कोई सर्वाइवल मिल जाए, खड़े हो जाएं अपने पैरों पे। लेकिन इस तरीके की हरकत करेंगे तो देश बर्दाश्त नहीं करता। इस देश को बेहतर लीडर चाहिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह। और वो जब कंपैरिजन करते हैं तो उसमें कहीं पर भी राहुल गांधी जी खड़े नहीं होते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ना एक मतलब वो जो 75 पे रिटायर होने वाली बात है, तो 75 साल के वो हो चुके हैं, रिटायरमेंट उन्होंने नहीं लिया, और आप लोगों की पार्टी के पास कोई दूसरा ऐसा विकल्प या चेहरा भी नज़र नहीं आता जिसकी इतनी बड़ी मास अपीलिंग है जितनी आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी की है। तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ा चैलेंज है कि भाई आप पार्टी यहाँ इक्वल टू मोदी हो गई है? हमारे पास बहुत कैपेबल लीडर्स हैं, और आपने एक बात बोल दी कि जनता के प्रिय वो हैं। हाँ, वो तो मैंडेट दे रही है जनता। तो नेचुरली जब जो आदमी जनता का प्रिय होगा वही देश चलाएगा। हमारे कितने कैपेबल लीडर हैं वो सब्जेक्ट नहीं है। हमारे सभी कैपेबल लीडर्स इस बात को मानते हैं कि देश को चलाने के लिए जो सबसे उपयुक्त व्यक्ति इस देश के हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो जनता भी यही मानती है, भारतीय जनता पार्टी भी यही मानती है, और मुझे लगता है कांग्रेस भी यही मानती है, विपक्षी भी यही मानते हैं। जब सब लोगों ने एक बात मान ली तो फिर किस बात की मजबूरी आप बताइए। तो लीडरशिप तो वही देंगे ना जो सबके प्रिय हैं। मुझे लगता है वो विपक्ष के भी प्रिय हैं। राहुल गांधी जी को छोड़ दीजिए, वो तो गले लगाने के लिए चले गए थे उनको उठ के, तो प्रिय कहीं ना कहीं आप देखिए राहुल गांधी जी को छोड़ दीजिए
तो उनके भी लीडर कहीं ना कहीं अंदर से यही बोलते हुए नजर आते हैं, ये प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसे हैं। उसको भी छोड़िए, पाकिस्तानी भी यही बोल रहे होते हैं। उनके तो आजकल यूट्यूब वीडियो आ रहे होते हैं, भाई जब मोदी कर रहे हैं भारत के अंदर, हमारे पास एक भी लीडर ऐसा होता तो हमारा देश भी सुधर जाता। और देश के प्रधानमंत्री ने तो इस बात को भी बोला, भाई हम पाकिस्तानी जनता के साथ हैं, हम उनके टेररिस्ट के खिलाफ हैं, हम तो उनकी सेना के भी खिलाफ नहीं हैं। लेकिन अब ये देखिए ना, ईमानदारी से अगर उनकी सेना अपनी जनता के साथ खड़ी हो जाए तो टेररिस्ट थोड़ी बचेंगे वहाँ पे। ये तो बेचारे अपने, जब कारगिल में हमने उनके सैनिक मारे तो अपने सैनिकों को पहचाने से मना कर दिया, उनकी कॉफिन लेने से इनकार कर दिया। अब जब टेररिस्ट मारे तो उनके कॉफिन के ऊपर इनके झंडे लहरा रहे थे, उनको सैल्यूट मार रहे थे। तो जो अपनी जनता के नहीं हुए वो अपने देश के क्या होंगे? इसीलिए उनका देश के प्रति भी वो ईमानदारी से बात रख रहे थे। वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रख रहे हैं, वो भी ये चाहते हैं हमारे यहाँ से इरेडिकेशन हो इस टेररिज्म का, ख़त्म हो हमारे यहाँ से आतंकवाद। लेकिन उनकी दुकान उसी से चल रही है, जिसकी दुकान जिससे चलेगी वो वैसे ही चलाएगा। थोड़ा आपके पर्सनल करियर के बारे में बात करूंगा। अब मैंने फरीदाबाद में जब थोड़ा बहुत बात की, क्योंकि आप फरीदाबाद से आते हैं, तो लोगों ने कहा कि बड़खल सीट से ट्राई कर रहे थे आप इस बार, तो बात नहीं बनी, राजीव जेटली का नाम भी गया था, क्या हो गलत हुआ? दायित्व यही बात मैंने पहले बोली थी, अभी दायित्व नहीं दिया। जब देंगे तो जो भी दायित्व देंगे बोलेंगे, अभी जहाँ बिठाया हम वो काम कर रहे हैं। हाँ, ये कोशिश थी कि वहाँ से मुझे मौका मिले चुनाव लड़ने का, और वो चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, कुछ कोई और मौका दे दिया। जब मौका मिलेगा तो उस टाइम चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं तो कोई बड़े नेता ने रोड़ा अटकाया था क्या वहाँ आपके लिए? नहीं, बड़े नेता कभी किसी के लिए रोड़ा नहीं अटकाते। लेकिन मैंने आपसे पहले बोला, यहाँ हर आदमी दायित्व प्राप्त है। तो जिसको खुद को पता है कि मेरे दायित्व का भी परिवर्तन कभी भी हो सकता है, तो वो दूसरे के बीच में रोड़ा अटका करके कितने लंबे टाइम तक कोई सर्वाइव करता है। हमारे ना माइंड बिल्कुल सेट है, कोई किसी का रोड़ा नहीं अटकाता है। अभी शायद वो वक्त नहीं था, या मैं कैपेबल नहीं होऊंगा उतना। जब मैं कैपेबल हो जाऊंगा और पार्टी सोचेगी तो उस वक्त जहाँ पर भी भेजेगी चुनाव लड़ने के लिए, तब चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, लोगों ने कहा कि आपकी जो मतलब शुरुआत है राजनीति में वो भाजपा से हुई है, क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि आप इनेलो में भी बिल्कुल समय आपका भी। मैं बेसिकली, मुझे पार्टी में राजनीति का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। ये मेरे एक बड़े क्लोज फ्रेंड थे, वो IFSA थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो वो ओम प्रकाश चौटाला जी के संपर्क में थे, तो उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया एक दो बार। तो चौटाला साहब ने तब मुझे बोला कि भाई तू हमारी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। तब मुझे ये भी नहीं पता था, विश्वास कीजिए। उन्होंने कहा कोई पद ले ले, तो मुझे नहीं पता था कि संगठन भी कोई चीज़ होती है। तो मैं उनसे बोला, जी आप MP बनाओगे कि MLA बनाओगे, क्या बनाओगे? उन्होंने कहा नहीं संगठन में है, हमारा पद ले ले। तब मुझे संगठन का भी आइडिया नहीं था। तो मैंने कहा 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं सोच के बताऊँगा कि पद कौन सा वाला लेना है। तो मैंने अपने कुछ यार दोस्तों से बात करी कि भाई ऐसे ऐसे करके ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक मौका दिया है, तो मैं क्या ले लूँ? तो उन्होंने कहा देखो यार, तुम बिजनेसमैन हो, अपने बिजनेस में हो, थोड़ा सामाजिक रूप से आप एक्टिव रहते ही हो, तो इतना ऐसा कोई पद लो जो आपको सूट करता हो। तब उन्होंने मुझे को बोला कि भाई आप उनको बोलिए कि आप मुझे कोई ऐसा पद दीजिए जिसमें मेरे को कम से कम सीखने का मौका मिले। तो ऐसे करते करते मेरी राजनीति एंट्री वहाँ से हुई। लेकिन उसके बाद हमारा गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो मुझे एक लंबा मौका मिला। बहुत उसे एक स्ट्रेटेजिक रोल था मेरा, जिसमें एक तरफ से अरुण जेटली जी थे, अनंत कुमार जी थे, नायडू जी थे, सिद्धार्थनाथ सिंह जी थे, और दूसरी तरफ से मैं और अजय चौटाला जी थे। तो उस टाइम पे लोकसभा का चुनाव था, तो ये डिसाइड करना था कि किसको किस रूप में कहाँ से कैसी टिकट दी जाए। तो एक बड़ी भूमिका मेरे को मेरी पार्टी ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी सम्मान स्वरूप दी, और उसमें नो डाउट मेरा एक अच्छा रोल रहा। वो पब्लिक डोमेन में चीज़ें नहीं आती हैं कई बार, लेकिन वो आइडेंटिटी मुझे भारतीय जनता पार्टी में, तब से मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग जुड़ाव हो चुका था। और क्योंकि हमारा गठबंधन था, तो भारतीय जनता पार्टी ने अप्रोच भी किया था इस बात को कि आप पार्टी ज्वाइन करिए, लेकिन गठबंधन के बाद करवाएंगे। अच्छा, लेकिन वो जो ऑफिशियल पर्ची कटती है वो कब कटी आपकी, कब भाजपा के मेंबर बने आप? 14 में। 2014 में आपने स्विच किया। जो चौटाला परिवार से जुड़ा एक सवाल पूछूंगा, आपने उनके साथ काम किया है, तो वहाँ आज के दिन जो स्थिति है परिवार में, क्योंकि पार्टी तो 2 बन गई है और अब चाचा भतीजे की तो जो होती है वो सबको पता है, आप किसको मानते हैं एक्चुअल उत्तराधिकारी आज के दिन? कोई अगर उनकी पॉलिटिकल लेगेसी को ओम प्रकाश चौटाला साहब की को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पा रहा है? क्योंकि दुष्यंत जी डिप्टी CM थे, तब भी आप सरकार के साथ काम कर रहे थे।
मैं आपको एक बात बताता हूँ कि फिर से आपको एक चीज़ बोलूँगा, एआई पे जाइएगा तो जो इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर स्टैंप लगती है वो जाट राजनीति की लगती है। प्योरली क्लियरली लिखा है उसके अंदर, अगर जाट राजनीति किसी के पास है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के पास है। परिवार के अंदर इस तरीके का बिखराव उनको भारी पड़ा। अब देखिए उनका इंटरनल मैटर है, वो परिवार कहाँ जाता है, तो वो बिखराव उनको भारी पड़ा। वो बिखराव ना होता या दोनों में से कोई भी लीडर मजबूत होता तो कहीं ना कहीं जाट लीडरशिप में उनकी एक पहचान होती, जो पहचान शायद धीरे धीरे दोनों ही तरफ से खोई जा रही है। लेकिन हम फिर भी उनको प्रार्थना करेंगे कि उनकी लीडरशिप पूरी तरह से ना मरे। अगर मेहनत करेंगे तो शायद वो रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो आप लोगों के लिए फ़ायदे का सौदा है, भाजपा के लिए। ये उनके लिए फ़ायदा का सौदा। मैं उनके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। नहीं, ट्रायंगुलर फाइट तो आप लोगों के लिए भी फ़ायदे का सौदा है। हमारा तो मैंने आपसे सबसे पहले बोला, अक्रॉस द कास्ट यूथ महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, अक्रॉस द कास्ट। इसीलिए मैंने इस शब्द को पहले ही कोट कर दिया था, सभी यूथ हमारे साथ हैं। देखिए आज का यूथ ना पहले की तरह नहीं है। पहले लोग भावनाओं के साथ जुड़ते थे, काम हो रहा है या नहीं हो रहा मैटर नहीं करता था। अब यूथ बहुत, अब आज 10 साल के बच्चे से बात करेंगे ना और आप उसे जो बताएंगे वो आपको 10 क्वेश्चन आपके सामने रख देगा, उसके जवाब अगर आपने नहीं दिए तो आपसे कन्विंस नहीं होगा। तो वो खुद अपनी तरीके से देखते हैं, उन्होंने देखा कि किस तरीके के परिवर्तन हुए हैं, कैसी राजनीति होना चाहिए। अब हर यूथ, अभी ना मैं आपको थोड़ा सा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अब बच्चे जो है ना उनमें कास्ट फैक्टर्स ख़त्म होते जा रहे हैं और हम चाहते भी यही हैं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से एक बात की बड़ी इच्छा रखता हूँ, पता नहीं वो कब होगा कैसे होगा। मेरा तो मानना है कि नॉर्थ के व्यक्ति को साउथ में शादी करनी चाहिए, ईस्ट के व्यक्ति को वेस्ट में शादी करनी चाहिए। ये सारे देश के अंदर जो कल्चर है हमारे, ये कल्चर कब ख़त्म होंगे? ये जो डिफरेंसेस है कब ख़त्म होंगे? ये अमेरिका जो सर्वाइव करा कैसे करा? कई कंट्रीज ने पॉलिसी अपनाई कि भाई ये जो गैप है ब्लैक एंड वाइट दिस दैट, ये सारे कहाँ से ख़त्म होंगे? अरे हम तो एक ही देश के लोग हैं ना, वहाँ तो मल्टी कल्ट्री लोग आते हैं और रहते हैं। तो हम एक देश के लोगों के अंदर एक बेहतर संस्कृति कैसे लेकर के आए जिसको इंडियन भारतीय संस्कृति कहा जा सके? तो भारतीय संस्कृति तो तभी बनेगी जब नॉर्थ के व्यक्ति साउथ में और साउथ का व्यक्ति नॉर्थ में और ईस्ट का व्यक्ति वेस्ट में और वेस्ट का व्यक्ति ईस्ट में शादी करना शुरू करेगा, जब उनकी रिश्तेदारियां बढ़ेंगी। आप तो खुशकिस्मत है कि हमारे हरियाणा की बहू भी मणिपुर से आई है। तो 2 सवाल और लूँगा, फिर इस चर्चा को हम ख़त्म करेंगे। मेरा एक सवाल है कि ये जो सरकार अभी चल रही है, जो यूथ की आप बात कर रहे हो, खासकर यूथ के लिए सवाल है कि नौकरियों की बड़ी बाट देखते हैं बच्चे। अभी आप लोगों ने नौकरियां दी, नो डाउट, जो सी ग्रुप की, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा में बेरोजगारी को लेकर बहुत हल्ला है और है भी बेरोजगारी। चाहे फिर वो अग्निवीर की आपकी योजना आई, उसका भी क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई ये क्या कर दिया, बच्चे तो फौज में जाते थे, परमानेंट नौकरी के लिए जाते थे। एक इससे तंग होकर नया फिनोमेना जो हम देख रहे हैं वो डंकी रूट का है, और अब इसमें तो इतनी भयानक स्थिति है कि बच्चे कहीं पकड़े जा रहे हैं, डोंकर उन्हें मार दे रहे हैं, लाखों रुपए गवा दिया, ज़मीन बेच दी। तो स्थिति कब का मतलब आप लोग सेटल कर पाएंगे? राहुल भाई मैं एक बात बताता हूँ, हो सकता है मेरी इस बात के बाद आपके ही चैनल के नीचे कमेंट में नेगेटिव रिमार्क्स आ जाएं, लेकिन फैक्ट यही है, नौकरियों की कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमने अपना माइंड सेट किया है। मेरा माइंड है कि मेरे को सरकारी नौकरी में जाना है। मैंने अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे तो विदेश ही जाना है। अगर मैं गुड़गांव में नौकरी पा सकता हूँ, खरखोदा में नौकरी पा सकता हूँ, फरीदाबाद में नौकरी पा सकता हूँ, इस देश के अंदर अगर मैं IT इंजीनियर हूँ तो मैं बेंगलोर, पूरे देश में मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। इस देश में एक सबसे बड़ी जो कमी रही है वो स्किल की कमी रही है। आज भी आप जाकर के फैक्ट्रियों में देखिएगा, उनको जिस तरीके की लेबर चाहिए वो नहीं मिल रही है। आप मैनेजमेंट से बात करिए, वो कहते हैं जी हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले जो शुरुआत करी वो स्किल डेवलपमेंट की करी। कि हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट लेकर के आ जाते हैं, हम डिप्लोमा कर लेते हैं, हम सब कुछ तो कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे पास नहीं होती। एक कंपनी को ऐसे व्यक्ति चाहिए जो आते ही जॉब पर लगे। कई बार क्या होता है कि कंपनियों को ऐसा लगता है कि भाई हम 5-5 साल तक तो किसी व्यक्ति को सिखाते हैं, 5 साल के बाद वहाँ से स्विच ओवर कर जाता है। तो कंपनियों की ज़रूरत बहुत अलग सी है। तो नौकरियों की बिल्कुल भी कमी नहीं है।
अगर कोई करना चाहता है तो नौकरियों के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। हाँ, अगर मेरा माइंड ये है कि भाई मैंने सरकारी ही करनी है, तो सरकार को ये भी सोचना है कि हमने कितनी सरकारी नौकरियाँ देनी है, कितनी इंडस्ट्रीज और लेकर के आनी है। आप देखिए मारुति का प्लांट एक्सपेंशन हुआ, खरखोदा में आया, कितने मल्टीपल यूनिट्स लगते ही चले जा रहे हैं वहाँ पर। जो अभी तक सिमटा हुआ था मानेसर और गुड़गांव के बीच में, अब वो सोनीपत की तरफ बढ़ रहा है। आगे आगे देखिएगा और बढ़ेंगे, इधर पलवल की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा दिल्ली एनसीआर में, मैक्सिमम हरियाणा तो एनसीआर में ही चला जाता है। उधर रेवाड़ी की तरफ आपने देखा, आपकी पूरी बेल्ट के अंदर उस गांव का हर व्यक्ति या जो भी निकलता है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे खुली हैं। तो ये है कि हम क्या चाहते हैं, ये मैटर करता है नहीं, ये बात तो गलत है। लेकिन इस प्राइवेट सेक्टर में एक दिक्कत है ना, जैसे आपके अलायंस पार्टनर रहे दुष्यंत चौटाला, वो बिल लेकर आए, पास हुआ उस सरकार में, लेकिन वो कोर्ट चला गया मामला। तो वो कह रहे हैं कि वो जो 75% आरक्षण था प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के लोगों को, उसमें बहुत सारी शर्तें भी थी कि भाजपा अब उसको सही से डिफेंड नहीं कर रही है कोर्ट में, और ये लोग चाहते ही नहीं कि वो लागू हो। हम 75% आरक्षण चाहते हैं, ये हरियाणा वासियों को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अब वो हरियाणा, आप ध्यान दीजिएगा, हरियाणा वासी का मतलब, हम जब हरियाणा वासी सोचते हैं तो हमारा ना माइंड सेट है, हम किसको हरियाणा मानते हैं। भाई जो बच्चा हरियाणा में पैदा हुआ, जिसका डोमिसाइल यहाँ का है, वो चाहे बिहार से आया, चाहे मणिपुर से आया, चाहे मेघालय से आया, चाहे वो मध्य प्रदेश से आया, चाहे राजस्थान से आया, उसके पास अधिकार है, कोई हरियाणवी ही है, वो भी हरियाणवी ही है। तो अब ये हरियाणा जो है हरियाणियों का हो गया है, वो कोई ज्योग्राफिकली कहीं तक सिमटा नहीं हुआ है। तो अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला, कास्ट फैक्टर्स अब हमारे यहाँ ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ रहा है, हर बच्चा एक ही सोच के साथ चल रहा है, एक ही चीज़ को देख रहा है। आप ध्यान दीजिएगा अपने मोबाइल के अंदर, अगर जो रील रोहतक का बच्चा देख रहा है, वही फरीदाबाद का देख रहा है, वही गुड़गांव में बैठा देख रहा है, वही सिरसा में बैठा देख रहा है, वही मुंबई में बैठे देख रहा है, वही बेंगलोर में बैठे देख रहा है। भाषा अलग हो सकती है, लेकिन सोच सबकी एक जैसी चल रही है। तो आने वाला जो वक्त है, बहुत बदला हुआ वक्त होगा हमारा, ये देश युवाओं का होगा, और सोच अलग होगी। जो डिलीवर करेगा उसे पसंद किया जाएगा, जो डिलीवर नहीं करेगा, किसी के चेहरे के साथ नहीं चलने वाले ये लोग। ये तो बड़े बड़े स्टार्स को रिजेक्ट कर देते हैं। आज उसने अच्छी परफॉर्म करा है किसी मूवी के अंदर, तो आज देखेंगे, कल नहीं करा तो ये नहीं कि मेरा फेवरेट एक्टर है इसलिए देखूंगा, अगले दिन कह देंगे नहीं ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो बहुत क्लियर है हम अपने आइडियाज़ को लेके। हमारे जो पहले बड़े होते थे वो ऐसे कहते थे, कोई काम करे ना करे, अरे भाई हम तो ये पार्टी के साथ जुड़े हैं, ये कुत्ते को भी टिकट दे दे हम तो इसी को देंगे। ये जो फिलॉसफी थी, ये ख़त्म हो चुकी है अब। इसीलिए हमें मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता राउंड द क्लॉक मेहनत करता है। आप चल के देखिए, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, देश के प्रधानमंत्री तो मतलब उन्होंने तो सब कुछ दे ही रखा है अपना, चाहे वो हमारे गृह मंत्री हों। रात के पूरे मेरे को काम करने का मौका मिला कई बार उनके साथ। भाई मैं तो हैरान था कि वो 12 घंटे जागने के बाद सुबह भी 12 घंटे वो रैलियां कर सकते हैं, पब्लिक डीलिंग कर सकते हैं। ये मेरे लिए तो मिरेकल था कि इतना भी काम किया जाता है क्या। तो ये जो दिखता है ना, उसके पीछे की जो मेहनत है, वो आसानी से किसी को नज़र नहीं आती है। अच्छा, एक आप बात कह रहे हो कि बच्चों में कास्ट जो है वो उतना उसकी सचेतना नहीं है, लेकिन फिर प्रधानमंत्री जब ये कहें अपने भाषण में कि ओबीसी प्रधानमंत्री, नायब सैनी जी संत कबीर कुटीर पे ओबीसी सम्मेलन करें, उसमें रामचंद्र जांगड़ा जी कुछ बातें कहें कास्ट रिलेटेड, तो फिर कास्ट कहाँ खत्म हो रही है? अपलिफ्ट उम्मीद नहीं थी एक ओबीसी व्यक्ति, गरीब परिवार से आने वाला, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अपलिफ्ट हुए हैं, उनको अपलिफ्ट करना है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी एक साधारण से परिवार, किसान परिवार से आते हैं। उनके पिताजी सैनिक में थे, कभी सपना भी नहीं लिया था। वो तो खुद कहते हैं इस बात को कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। हमारी तो परंपरा ही नहीं रही है ऐसे हरियाणा की। यहाँ तो सेट होता था कि भाई ये परिवार है, ये परिवार, ये परिवार है, ये परिवार। आप ये सोचिए, जिन जिन के नाम आपने सुने नहीं थे वो मुख्यमंत्री बने। मनोहर लाल जी संगठन का कार्य करते थे। 2014 तक आधे लोगों को तो शायद पूछना पड़ रहा था कि कौन है ये मुख्यमंत्री, तो किस बैकग्राउंड से आए। नायब सिंह सैनी जी, हमारी पार्टी ने ही कल्पना नहीं करी होगी कभी, लेकिन आज जिस तरीके की मेहनत कर रहे हैं, अब विश्वास कीजिए, वो 3-3 घंटे की नींद पे 24 घंटे, मतलब 23-23 घंटे, 22-22 घंटे कार्य करते हैं। जो इतना मेहनत करने वाला व्यक्ति है ना, वो 20 साल तक किसी सरकार को आने नहीं देगा, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जाने नहीं देगा। 20 साल तक वो अपनी मुख्यमंत्री की पद के ऊपर कायम रहने वाले हैं। अच्छा, दायित्व भी पार्टी ही दे के रखेगी। आखिरी सवाल है मेरा, आपने कहा 20 साल तक रहने वाले हैं, लेकिन अपना बताइए कि फिर से ट्राई करेंगे, बड़खल के लिए ट्राई करेंगे, या फिर जो दायित्व वाली बात है वही सर्वोपरि है? कर्म करेंगे, कर्मण्य राधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करेंगे, फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं।
पार्टी को जब ठीक लगे तब पार्टी करेगी, जब लगेगा कि यहीं बिठा के रखना तो यहीं बिठा के रखेंगे, और कहेंगे घर पे बैठे तो घर पे बैठेंगे, सड़क पे नारे लगाई तो सड़क पे नारे लगाएंगे। ये पार्टी डिसाइड करेगी और सब कुछ पार्टी पे छोड़ दिया। चलिए, थैंक यू सर, आप आए हमसे बातचीत, धन्यवाद। तो राजीव जेटली जी हमारे साथ थे, इनसे बातचीत की है और क्योंकि सरकार के एक रिप्रेजेंटेटिव है तो उसी तरीके से हमने बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जो आज के दिन लगातार विपक्ष उठा रहा है या फिर जो मुद्दे हैं हमें नजर आ रहे हैं समाज में, वो बातें हमने इनसे की, इन्होंने अपने जवाब सामने रखे हैं और कई बातें कही हैं। तो साथ ही खुद को लेकर ये कहा है कि पार्टी जो दायित्व देगी वो करेंगे, चाहे सड़क पर नारे लगाना हो या फिर इनकी जो तैयारी है, जैसा इन्होंने कहा कि बड़कल से थी तैयारी, तो देखेंगे कि अब भविष्य राजीव जेटली का क्या है और भाजपा का भविष्य क्या है, आपको क्या लगता है, कैसी इनकी बातें हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय दीजिए और मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए हरियाणा तक।